Hello students, today in this video we will discuss about a new operation in case of vectors. Okay, because you know very well in this chapter we discuss vector algebra. Okay, तो अभी तक हमने वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और रिजोल्यूशन पढ़ा, रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा। तो अब हमें नए ऑपरेशन पर चलते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और उसके बाद आप पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे ही आज हम बात करेंगे वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है मेनली ऑफ इस पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात की जाए तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के जो ऑपरेशन है इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर जो मल्टीप्लिकेशन के जो ऑपरेशन है आपके वेक्टर्स के केस में वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। तो मेनली ये चैप्टर जो मेनली बेस्ड है वो प्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन पे है वेक्टर्स की। तो इसमें तीन कैटेगरी को हम डिस्कस करेंगे। जहाँ तक उम्मीद है एक कैटेगरी तो आज कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी कैटेगरी को हम स्टार्ट कर भी देंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। और इसमें जो सबसे पहली टाइप हम आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि आपने मान लीजिए आपके पास कोई वेरिएबल ए है, तो इस वेरिएबल ए की एक तो कंडीशन ये हो जाए इसकी खुद से एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई की जाए, या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी नंबर से इसकी मल्टीप्लाई की जाए। तो यहाँ पर हम ऐसा ही करेंगे कि हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो टू टाइप्स की है, एक स्केलर है और दूसरी क्या है, वेक्टर है। तो पहला जो केस हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो पहले हम एक स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, ना एग्जाम में पूछा जाएगा, बस फिजिकल मीनिंग को एक्सप्लेन करने के लिए इस टॉपिक को मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देखिए, सपोज कर लीजिए, लेट कर लेते हैं कि आपके पास ए, स्मॉल में यूज कर लीजिए, वेक्टर ए, या कैपिटल ही ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका कोई वेक्टर ए बी यानी वेक्टर। ओके, तो हमने लेट कर लिया कि आपके पास ए कोई वेक्टर है एंड स्मॉल के बी एनी स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर ये देख लीजिए आप कि आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी ए है और दूसरी क्वांटिटी आपके पास के है जो स्केलर क्वांटिटी है। आप इन दोनों को जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए एक नया वेक्टर मिलेगा आपको। तो सपोज कर लीजिए कि आपका ये वेक्टर ए हुआ और इसे हमने प्रोडक्ट की किससे, के से। अब एग्जाम्पल के लिए आप इसे समझने की कोशिश करिए कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास कोई वेक्टर ए है और वो वेक्टर मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, 2i, आपको बताया गया था 4j + 3k। अब हमने क्या किया कि सपोज कर लीजिए ये इस टाइप का कोई वेक्टर है जियोमेट्रिकली। अब हमने क्या किया कि इसे किसी स्केलर क्वांटिटी यानी कि 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया। तो ये यहाँ पर बनेगा 4i कैप और 4 2 8j कैप एंड ये बन जाएगा आपका 6k कैप। क्लियर ना। तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर दी जाएगी क्योंकि हमने 4 की स्केलर में क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है।
तो जैसे ही आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखेंगे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, डबल हो गया। तो ये एरो की जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो देखिए क्या इफेक्ट पड़ा कि जो आपका वेक्टर था वो वेक्टर एज इट इज रहा, बट उसका मैग्नीट्यूड आपका चेंज हो गया। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम किसी वेक्टर में स्केलर क्वांटिटी से एज इट इज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले रूल्स में किया था सिंपल नंबर सिस्टम्स में, ठीक है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पर कोई स्पेशल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो आपको याद रखना पड़े। तो सिंपली आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसकी जो डायरेक्शन है और जो इसका मैग्नीट्यूड है उसमें कुछ चेंजिंग आ सकते हैं, वो देखें कैसे। तो यहाँ पर जो आपका रिजल्ट मिला, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप देख लीजिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर आपको रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है इससे रिलेटेड की पॉइंट्स क्या दीजिए, फर्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ R, vector R is k times of magnitude of vector A. Clear है ना। Second point, the direction of vector R depends on the sign of k. Case first. If k is a positive number, तब तो इसका मैग्नीट्यूड मॉडिफाई होगा, साइन पे कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर, देन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R is same as the direction of vector A. Case set. If k is a negative number, then the direction of vector R, अब आप देखिए जैसे यहाँ पे एक निगेटिव साइन आएगा तो आपको पता है एक निगेटिव वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा और निगेटिव वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो वेक्टर ए के अपोजिट होगी। तो दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके इससे रिलेटेड। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए इससे रिलेटेड तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप देखिए फोर्स वेक्टर F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। दैट मीन्स force is the product of a scalar quantity with a vector quantity. Okay, since mass is a positive quantity, so the direction of force and acceleration both are same. तो always जो डायरेक्शन आपकी फोर्स की होती है वही डायरेक्शन आपकी किसकी होती है, एक्सीलरेशन की। तो मुझे लगता है कि ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इसका रोल नहीं है।
आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जब हम फिजिक्स में इसे स्टडी करेंगे, कुछ आर्टिकल्स करेंगे, तो वहाँ पर ये पॉइंट्स कहीं ना कहीं निकल कर आते हैं, बट ये मेमोराइज होते हैं बच्चों के, इसलिए इसे आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी अपने नोट्स बना कर रखें, क्योंकि ये चीज़ें सभी जो आपको कराई जा रही है जनरली बुक्स में नहीं मिलती है, ठीक है ना। तो जिससे आप कभी भी आपको टाइम लगे आप रिवाइज कर सकें, और ये जो आपको छोटी छोटी बातें बताई जा रही है ये आपको कंपटीशन लेवल पर भी काफ़ी हेल्प करती है। जब आप कहीं पर नीट की तैयारी करोगे, IITs की तैयारी करोगे, तो उस कंडीशन में आपको सभी पॉइंट्स याद होने चाहिए, तो क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिक्स बहुत वहाँ पर काम आते हैं किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट को यदि आप माइंड में नहीं रखते हैं तो बहुत बड़ी गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हुआ आपका एक स्केलर की वेक्टर से प्रोडक्ट, अब हम बात करेंगे वेक्टर की वेक्टर से प्रोडक्ट। जैसे आपने वहाँ पर नंबर की नंबर से प्रोडक्ट की, वेरिएबल की वेरिएबल से प्रोडक्ट की, ऐसे हम यहाँ पर हम जब ट्राई करेंगे किसकी, एक वेक्टर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी के साथ प्रोडक्ट, और देखते हैं क्या होगा। उसे स्टार्ट करने से पहले आपके साथ में कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करूँगा जो आपने 10th लेवल में पढ़े होंगे। तो देखिए आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, जैसे हम बात करते हैं वर्क डन की। तो जब आप वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फॉर्मूला 10th लेवल तक आपके लिए सही था, Fs cos थीटा भी लिख देते हैं, तो कुछ जगह आपने पढ़ा होगा Fs cos थीटा, या कुछ बच्चे से Fd cos थीटा भी पढ़ते हैं। तो आपको यदि पता हो कि वर्क डन क्या है, एक टाइप की एनर्जी है, और एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, फोर्स में डायरेक्शन होती है, तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी आप अच्छे से जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर देखिए दो वेक्टर क्वांटिटी की क्या हुई, प्रोडक्ट हो रही है, तो और इन दोनों की प्रोडक्ट से आपको क्या मिलता है, एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। तो डेली लाइफ में आपको एक एग्जांपल मिला। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ से। वो दूसरी चीज़ क्या है आपकी, आपने शायद पढ़ा हो 10th लेवल पर, जहाँ पर मुझे लगता है, तो एक फिजिकल क्वांटिटी आती है आपकी टॉर्क, यदि आपने पढ़ा हो तो टॉर्क होता है R/F। पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, वैसे RF sin थीटा होता है। तो आप देखिए ये यहाँ पर जो आपको R दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या होता है, ये होता है रेडियस वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आपका क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर भी दो वेक्टर क्वांटिटी की प्रोडक्ट हो रही है, और वेक्टर क्वांटिटीज की प्रोडक्ट होने के साथ जो यहाँ पर टॉर्क मिल रहा है, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का काम होता है किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। तो रोटेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है ये आपको पता होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके पास डायरेक्शन है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो यहाँ पर देखिए दो डिफरेंस आपको दिखाई दिए होंगे कि दो फैक्टर क्वांटिटीज़ की प्रोडक्ट करने पर आपको एक कंडीशन में स्केलर क्वांटिटी मिल रही है, और एक कंडीशन में आपको वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है। तो जो आपने वहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में स्टडी किया, अब उन्हें ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे। इसलिए मैंने आपको पहले वेक्टर्स का चैप्टर स्टार्ट कराया है, टॉपिक स्टार्ट कराया है, जिससे हम आगे के टॉपिक्स को इजीली क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके। इसलिए मैंने अभी तक मैकेनिक्स यानी मोशन का पार्ट स्टडी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ पर मुझे फिर बताने में प्रॉब्लम होगी। क्लियर है ना। तो अब आप देखिए कि दो वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने पर एक बार स्केलर क्वांटिटी मिली, एक बार आपको वेक्टर क्वांटिटी मिली। तो इसी के बेस पर हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वेक्टर की वेक्टर से, उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू टाइप्स में। एक होगा आपका स्केलर प्रोडक्ट और दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है ना। तो इसे लिखते हैं, चलिए किस प्रकार डिफाइन करेंगे ये देखते हैं। ये नोट कर लिया होगा मुझे लगता है आप लोगों ने। चलिए देखिए, काफ़ी इंटरेस्ट से मैं आपको करा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चों का रेस्पॉन्स बिल्कुल भी मुझ तक नहीं पहुँच रहा है। तो यदि आपको अच्छे से अच्छे लेक्चर्स चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपको अवेलेबल हो सके, तो उसके लिए प्लीज़ मेरा पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, और इसके लिए आप कमेंट कीजिए, टॉपिक्स पे डिस्कशन कीजिए। तो यहीं पर हम चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। The next topic is product of
देखिए अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और 11th लेवल तक आपको प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ही पढ़ना है। जब हम बात करते हैं 12th लेवल में, तो 12th लेवल में प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स भी होता है, बट अब शायद मुझे लगता है जो सिलेबस से निकाल दिया गया है। और इसी तरीके से आपका प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स एंड मोर इस तरह का प्रोसेस चलता है। ये आपको क्लियर हो गया तो वो भी आपस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में हम बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बताया कि दो टाइप्स आपकी होती हैं। पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, यदि नहीं तो आपको डाउट होगा। देखिए इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि जो आपने अभी तक अलजेब्रा पढ़ी वो नंबर सिस्टम्स की थी, स्केलर क्वांटिटीज की थी। ये एक नई अलजेब्रा है, इसलिए अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, कोई डाउट ना हो कि ये दो प्रोडक्ट कैसे हो गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका है, मैं इसके नाम से डिफाइन करूँगा, स्केलर प्रोडक्ट। क्या हुआ? स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा आपका हो गया वेक्टर प्रोडक्ट। जो देखिए इनके रिजल्ट के बेस पर जो नाम हमने इन्हें दिए वो स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी प्लीज, कम बैक नाउ, सी ऑन द बोर्ड, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जब इस प्रोडक्ट को हम डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करते समय हम, जैसे पहले आपने देखा होगा कि ऐसे दिखाते थे 2 × 3, या कुछ जगह आपने ऐसे देखा होगा 2 × 3, ऐसे शो करते थे। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये वेक्टर प्रोडक्ट है उसे इस क्रॉस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे इस डॉट के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसलिए इसे हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट, और इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट को पहले डिफाइन करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद इसे डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर्स के लिए कैलकुलेट करेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी। चलते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की, हेडिंग डाल लेते हैं। तो इसकी हम बात करेंगे सबसे पहले, व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसकी क्या हो जाएगी? ये डेफिनेशन। तो डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर। सपोज कर लीजिए कि आपका यहाँ पर ये कोई वेक्टर ए है और ये किसी एंगल पर दूसरा वेक्टर बी काम करता है, क्लियर है, और इनके बीच में ये कोई एंगल थीटा है। तो आपने जैसे मानकर चलिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने एक सिस्टम ले लिया। आप यहाँ कंपैरिजन कर सकते हैं कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है ना, और ये कोई आपकी सरफेस है। इस ऑब्जेक्ट पर आपने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, जैसे बैक, ठीक है। तो ये आपने कोई फोर्स अप्लाई किया और इस डायरेक्शन में आपने इसे डिस्प्लेस किया, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डी हुआ। अब आप एक बात बताइए, यदि आपने थोड़ा सा न्यूटन्स लॉ के बारे में पढ़ा हो, तो इस फोर्स के द्वारा ये ऑब्जेक्ट राइट हैंड में मूव कर रहा है, क्या ये अपर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है? तो आंसर होगा नो। तो यानी कि जब अपर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो अपर डायरेक्शन में हम कोई वर्क भी नहीं कर रहे हैं, तो वर्क इस डायरेक्शन में हुआ, इस डायरेक्शन में। तो किस फोर्स के कारण हुआ? जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो हमें इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेना होगा। क्या करना होगा? लेना होगा। इसलिए आपको कहा गया था कि जो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कराया गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इसे यदि एंगल यहाँ पर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट आपके बनेंगे, एफ साइन थीटा, और दूसरा बनेगा आपका इस डायरेक्शन में एफ कोस थीटा। क्लियर हो गया ना? अब आप देखिए, जो एफ साइन थीटा फोर्स ये अपर डायरेक्शन में है, तो इसके कारण ऑब्जेक्ट ऊपर जाना चाहिए था, बट इस ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ क्या होगा? वेट होगा, ये इसे बैलेंस करेगा।
तो ये तो इसे बैलेंस करने में कैंसिल आउट हो गया, यूज हो गया। अब इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट वर्क करेगा जो इसे इधर डिस्प्लेस करने का काम करेगा। अब वर्धन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो कितना है, F cos थीटा। कितना है, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया D। तो ये जो बनकर आया F D cos थीटा, ये आपका क्या हो गया, वर्क डन। और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसे, इस प्रोडक्ट को ऐसे शो करेंगे F डॉट D, और इसका मीनिंग होगा F D cos थीटा। ओके, तो दैट मीन्स the dot product of any two vectors is defined as the product of their magnitudes and the cosine of the angle between them। क्लियर हुआ ना? तो चलिए डेफिनेशन पर। the dot product, the scalar product of any two vectors, वेक्टर ए, आप स्मॉल में यूज करना चाहते हैं तो स्मॉल में यूज कर लीजिए। चलो स्मॉल में यूज कर लेते हैं, वेक्टर ए, क्योंकि आगे जो फॉर्मूला ट्राई करूंगा मैं वो स्मॉल के लिए ही करूंगा, तो थोड़ा इजी रहता है लिखने में। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज डिफाइंड एज the product of the magnitude of that vectors, magnitudes of that vectors, and the cosine of the angle between them. It is denoted by vector A dot vector B. Okay, so this क्या पढ़ेंगे इसे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B। So it is also known as dot product। Okay, so that is vector A dot vector B is equal to vector magnitude of vector A multiply by magnitude of vector B into cos theta। तो ये आपका हो गया इसका जनरल डेफिनेशन, जिसके बेस पर हमें सारी की सारी फॉर्मलिज्म डॉट प्रोडक्ट के लिए डिफाइन कर दी है। ठीक है ना? तो ये क्लियर हुआ ना आप लोगों को? तो यहाँ तक आप करिएगा। जरा एक चीज और भी देखिए कि जो ये यहाँ पर आप बी cos थीटा यूज कर रहे हैं, एक तरीके से यदि आपसे कहा जाता है कि बी का प्रोजेक्शन ए डायरेक्शन में क्या है, तो जब बी का प्रोजेक्शन ए डायरेक्शन में होगा वो बनेगा बी cos थीटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है ना? तो बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। आप इसे नोट करिएगा और याद करने को कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी पर बेस्ड आगे के सारा का सारा डिस्कशन आपको कराना है। ठीक है ना? तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन माय व्हाट्सएप नंबर और यूट्यूब। ओके, थैंक यू।